चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 3 हम अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो आप लोगों से लेक्चर नंबर 2 में बात हुई थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बात हुई थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नई सीखने को मिली थी और काफ़ी सारे उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। यानी सेकंड लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही डील किया था। आज जो हम डील करेंगे कुछ बेसिक से पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें हम फोटोन के बारे में कुछ अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको आप बोलते हो फोटोन। अब फोटोन है क्या? फोटोन आपके पास कहलाता है, यानी अगर आप शॉर्ट करके बोलो एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं लाइट के, यानी एनर्जी पैकेट्स ऑफ लाइट। आपने पढ़ा ना लाइट के बारे में, चैप्टर नंबर 9 में आप काफ़ी डेप्थ में पढ़ कर आए हो कि लाइट डुअल नेचर रखती है, वेव नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर में जो आप कंसिडर करते हो, फोटोन कंसिडर करते हो वेव की सूरत में। आप लोगों ने अब एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। इस फोटोन के बारे में मैं इसका मोमेंटम निकालना सिखाऊंगा आपको। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एनर्जी का फॉर्मूला एक आप लोगों ने पढ़ा है E इज इक्वल टू एच म्यू। दोनों फॉर्मूले आप तमाम लोगों ने पढ़े हैं। अगर आप लोगों को फॉर्मूले याद हो, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एच म्यू, दोनों फॉर्मूलों को अगर आप कंपेयर करो, मैंने लिखा बाय कंपेयरिंग बोथ, दोनों को कंपेयर किया। अब देखो कंपेयर करने का तरीका याद है ना, यहाँ से भी E हटाओगे, यहाँ से भी E हटाओगे, एक तरफ आ जाएगा एम सी स्क्वायर, एक तरफ आ जाएगा मेरे पास कौन, एच म्यू। मैंने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया बोथ साइड सी से। अब आप सोचोगे सर आपने सी से डिवाइड किया, सी स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं किया? भाई देखो ऊपर सी स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, यहाँ भी सी स्क्वायर से करता, यहाँ भी सी स्क्वायर से करता, लेकिन मैंने जानबूझ के डिवाइड किससे किया? सी से डिवाइड किया। जवाब आपको दूंगा थोड़ी देर बाद। जैसे ही मैंने सी से डिवाइड किया, सर ये सी से ऊपर वाला जो स्क्वायर था वो तो क्या हो गया, कैंसिल, तो बच गया एम सी इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। अब आप देखो ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट। याद है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? मोमेंटम का फॉर्मूला होता था मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी अगर मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो वो बनता है मोमेंटम। अब देखो मास तो है आपके पास क्योंकि आपको m नज़र आ रहा है। अच्छा जी, मास के साथ साथ आप देखो c है, c स्पीड ऑफ लाइट है, मैंने c से लिखा हुआ है, वेलोसिटी को v से लिखते हैं लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को c से मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो मास और स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। किसके मोमेंटम का फॉर्मूला? फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद रखना, हो सकता है कभी किसी पॉइंट पे आपकी हेल्प करे। P इज इक्वल टू एच म्यू अपॉन सी। इस फॉर्मूले को देखने के बाद अब जो मेरा असल टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद, इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड मैंने एक्सिस बना दिए। सही है, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो आप चीज़ देख रहे हो ना, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने इसको बोला कि भाई ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रखा होता है। जिस जगह पे आपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया उस प्लेस के अराउंड मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या बना दिया, एक्सिस बना दिया। अब इसके ऊपर मैंने एक फोटोन को स्ट्राइक कराया, एक फोटोन आया, स्ट्राइक हुआ। अब देखो जैसे ही फोटोन स्ट्राइक हुआ आपने क्या बात ऑब्जर्व करी? आप अगर दोबारा से स्लाइड को देखो, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रुका हुआ था, आपने इस पर एक फोटोन को स्ट्राइक कराया। जैसे ही फोटोन स्ट्राइक हुआ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। भाई कोई चीज़ रखी हुई हो, कोई चीज़ रखी हुई है, आप अगर आके उस पर फोर्स लगाओगे, उस पर आके स्ट्राइक करोगे तो वो क्या कर जाएगी, किसी न किसी एंगल पे डेविएट कर जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, अपर चली जाएगी, किसी न किसी डायरेक्शन में डेविएट कर जाएगी। तो सेम यही केस था, आपके पास फोटोन रखा हुआ था, फोटोन आया और उस इलेक्ट्रॉन पे टकरा गया। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे, क्या ये फोटोन भी ऐसे ही रुका रहेगा? तो ये फोटोन भी ऐसा ही रुका नहीं रहेगा, बल्कि फोटोन भी किसी न किसी पॉइंट पे स्कैटर्ड हो जाएगा। किसी न किसी पॉइंट पे क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया। जैसे होता है ना, स्नोकर की बॉल रखी हुई होती है, आपने एक बॉल से उसके ऊपर स्ट्राइक किया, जो बॉल जिस बॉल पे स्ट्राइक करते हो वो किसी डायरेक्शन में चली जाती है, और जो बॉल आती है, ये वाली जो बॉल है, ये मूव करते हुए आती है और किसी डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाती है। तो सेम जी सिनेरियो हुआ। अब आप देखो आपको क्या कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? आप बोलेंगे सर अरे सर एक फ़र्क तो नज़र आ रहा है कि क्या। ये देखिए यहाँ वाले केस में आपके पास वेवलेंथ कम है, इस वाले केस में जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। अब आपने तो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी और वेवलेंथ का जो आपस में रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है, इन्वर्स है। अगर वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप देखो पहले वाले केस में आपकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम है, अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, यानी पहले वाले केस में एनर्जी ज़्यादा, दूसरे वाले केस में एनर्जी कम। एनर्जी कम हो गई ना, क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई।
अब आप देखो एंड एक बात तो समझ में आ गई सर, पहले एनर्जी ज़्यादा थी बाद में एनर्जी कम। जिस तरीके से वेवलेंथ में चेंज आया कि भाई पहले वेवलेंथ ज़्यादा बाद में वेवलेंथ कम, ऐसी ही फ्रिक्वेंसी में भी चेंज आया, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर चेंज आएगा वेवलेंथ में तो चेंज आता है किस में, फ्रिक्वेंसी में। यानी आपने एक बात तो ऑब्जर्व कर ली कि फोटोन अगर जाके स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने की वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। अच्छा जी, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन था, मैंने बोला चलो इलेक्ट्रॉन को अपनी इनिशियल पोजीशन पे रख के डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। अब देखो फोटोन का पहले जो मोमेंटम था, उसको मैंने लिखा एच म्यू अपॉन सी से। मोमेंटम का फॉर्मूला अभी अभी आपको मैंने ड्राइव करके दिखाया, मोमेंटम का फॉर्मूला आपने क्या ड्राइव किया था, एच म्यू अपॉन सी। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुआ उसके एंगल को बनाया, एंगल को लिखा फाई से और उसके मोमेंटम को लिख दिया पी से। और जो आपका फोटोन स्कैटर्ड हुआ था उसके एंगल को लिखकर थीटा से, और इसका जो मोमेंटम है उसको लिख दिया मैंने एच म्यू डैश अपॉन सी से। क्यों? क्योंकि देखो पहले जो फ्रिक्वेंसी थी वो म्यू थी, बाद वाली फ्रिक्वेंसी चेंज हुई ना, बाद में फ्रिक्वेंसी को मैंने बोला भाई बाद वाली फ्रिक्वेंसी हो गई म्यू डैश, यानी फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई। क्योंकि फ्रिक्वेंसी आपके सामने चेंज नज़र आ रही है, फोटोन को आप खुद देख के अंदाजा कर सकते हो कि फ्रिक्वेंसी में चेंज नज़र आ रहा है, तो बाद वाली फ्रिक्वेंसी को बोला म्यू डैश। अब इस चीज़ को बोलते क्या हो, तो इस चीज़ का ज़रा नाम तो पढ़ो आप, नाम क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ का नाम लिखा हुआ है कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज आए, आपकी फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है, आपके फोटोन की फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज आए, उस चेंज को आप आज के बाद से बोलोगे कौन सा इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अब ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर मैं इसको और कंप्लीट करूँ डेफिनेशन को, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की फ्रिक्वेंसी के अंदर जो चेंज होगा उस चेंज को आप बोलोगे क्या, कॉम्पटन इफेक्ट बोलोगे। सही लिखा हुआ नहीं आया, इसको दोबारा चलो यहाँ नीचे करके लिख देते हैं, द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। अच्छा, आप लोगों ने इसके साथ साथ जो है ना डॉपलर्स इफेक्ट भी पढ़ा है। डॉपलर्स इफेक्ट याद है ना क्या होता था, डॉपलर्स इफेक्ट होता था अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी में चेंज आए, यानी साउंड की फ्रिक्वेंसी में अगर चेंज आए तो उस चीज़ को आप बोलते हो डॉपलर्स इफेक्ट। और अगर फोटोन यानी लाइट की फ्रिक्वेंसी में चेंज आए तो उसको बोलते हो कॉम्पटन इफेक्ट। अब इसके जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। ये शिफ्ट इन वेवलेंथ यानी चेंज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आता है इसके फॉर्मूले हैं जो आप न्यूमेरिकल में इस्तेमाल किया आपने मुख्तलिफ किस्म के, यानी चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये है क्या चीज़, तो भाई एच तो ये कहलाता है, आप तमाम लोगों ने पढ़ा है ना प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो तमाम लोगों को याद भी होगा प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी याद होगी 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 एम नॉट। तो आप बोलेंगे सर ये एम नॉट कहलाता है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये एम नॉट कहलाता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी क्या कहलाता है, तो सी भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ भाई, सी कहलाती है स्पीड ऑफ लाइट। ये सारी चीज़ें आप लोग को याद हैं। अच्छा, इन कांस्टेंट की अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आता है वो ये आता है 2.426 एक्सपोनेंट माइनस 12 1 माइनस कॉस थीटा। आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो सिर्फ आप क्या करोगे, यहाँ एंगल की वैल्यू पुट करोगे, और एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो, यानी सिर्फ एंगल की वैल्यू पुट करी, चेंज इन वेवलेंथ निकाल लो। तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले याद रखो। मैंने आपको मोमेंटम का फॉर्मूला बताया, कुछ इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूँ। अब देखो आपसे अगर बोला जाए शिफ्ट इन वेवलेंथ, तीन कंडीशन बनती हैं इसके, तीनों चलो मैं कंडीशन आपको बता देता हूँ। मिनिमम शिफ्ट, मैक्सिमम शिफ्ट। ओके, आप देखो मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है मिनिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ और मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ। अब मिनिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ होगा कैसे, तो देखो आपका जो अच्छा शिफ्ट का मतलब जो यहाँ पे देख रहे हो ना, शिफ्ट का मतलब यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो शिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे चेंज। शिफ्ट का जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है, आप अक्सर बोलते हो ना हम अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट का मतलब होता है चेंज करना, यानी चेंज इन वेवलेंथ। अब देखो चेंज इन वेवलेंथ जो है डेल्टा लैम्डा, यानी चेंज इन वेवलेंथ, ये जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही है वो इस ब्रैकेट पे डिपेंड कर रही है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये जो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रही है वो ये इस ब्रैकेट पे डिपेंड कर रही है। अब ब्रैकेट पे डिपेंड कर रही है तो अब ज़रा ब्रैकेट की वैल्यू भी देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू, क्योंकि अब
जो टोटली आपको डिपेंड कर रहा है वो एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब अगर आप एंगल की बात करो, मैंने सपोज करो यहाँ पे एंगल की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करी 0 डिग्री। सही, एंगल की वैल्यू को 0 डिग्री है। देखो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या बन जाएगी, आप बोलेंगे सर इस ब्रैकेट की वैल्यू चले हम निकाल के देखते हैं। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 0। कॉस 0 बराबर होता है किसके, 1 के। 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना, 0, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर इस पूरी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरी चीज़ को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेल्टा लैम्डा का आंसर है वो डेल्टा लैम्डा का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कोई शिफ्ट इन वेवलेंथ नहीं होगा, यानी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। यानी मिनिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ किस एंगल पे हो रहा है, तो वो एंगल है मेरे पास कितना डिग्री, 0 डिग्री। मेरे ख्याल में यहाँ तक की बात तो क्लियर होगी। अब अगर आपको मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ चाहिए, मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ, तो मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ किस एंगल पे होता है, तो ये एंगल भी मैं आपको बताऊं, ज़रा देखिएगा। अगर आप एंगल की वैल्यू कंसिडर करते हो कितना डिग्री, 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर 180 डिग्री क्यों लिया, तो भाई जवाब आपको मिलेगा, ज़रा 1 मिनट थोड़ी देर वेट कीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, इस ब्रैकेट को मैंने लिखा क्योंकि असल चीज़ है ये ब्रैकेट। मैंने लिखा आगे सर 1 माइनस कॉस 180। आप बोलेंगे सर हाँ सर सही है, कॉस 180 बराबर होता है किसके, -1 के। माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1। और जो ब्रैकेट की वैल्यू बन जाएगी वो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। यानी शिफ्ट इन वेवलेंथ का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जो भी आंसर होगा यानी उस कांस्टेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू, क्योंकि आपने पढ़ा ना कॉस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा या तो 1 होती है, या तो 0 होती है, या फिर क्या होती है, -1 होती है। अगर यहाँ कॉस की वैल्यू, अगर आप यहाँ कॉस थीटा की जगह पे अगर आप क्या रख देते, 0 रख देते, तो 1 माइनस 0 से 1 बचता ब्रैकेट के अंदर। अब बात को समझने की कोशिश करना ज़रा, क्योंकि असल जो चीज़ है वो मेरे पास ये ब्रैकेट है। ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा, मैंने यहाँ पे रख दिया सपोज करो कॉस 90। कॉस 90 बराबर होता है किसके, 0 के। 1 में से 0 को माइनस करोगे तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ रही है अगर एंगल कितना रख रहे हो आप, 90 डिग्री, और ब्रैकेट की वैल्यू 2 आ रही है अगर आप एंगल कितना रख रहे हो, 180 डिग्री। इसके अलावा पॉसिबल है ही नहीं। यानी मैक्सिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ होगा अगर आप एंगल कंसीडर करोगे कितना डिग्री, 180 डिग्री, और मिनिमम शिफ्ट इन वेवलेंथ होगा अगर आप एंगल कंसीडर करोगे कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो अगर एमसीक्यूज में इस तरह की बात करें तो इंशाल्लाह आप तमाम लोग जवाब दे सकते हो। इस टॉपिक को देखने के बाद कॉम्पटन इफेक्ट को, अब इसके कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू आप तमाम लोग के सामने, एमसीक्यू आ गए, ये इसके ऑप्शन आ गए। ओके, अभी अभी मैं आपको ये सारी बात समझा चुका, मेरे ख्याल में आप इस एमसीक्यू का बड़ा आसानी से जवाब दे सकते हो कि भाई उसने आपसे बोला मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन could be obtained when X-ray are scattered at dash angle। तो याद है ना मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ किस उस पे होता है, मैक्सिमम केवल लिखा हुआ, ये देखो आपके पास मैंने अभी समझाया कि भाई मैक्सिमम होता है कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होगा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना डिग्री, 180 डिग्री। आप बोलेंगे सर यस सर एमसीक्यू आपने अभी बताया। सेकेंड एमसीक्यू आपके सामने, the frequency of the incident photon after Compton effect will dash increase, decrease, ऑप्शन सी रिमेन सेम, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब आप देखो इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, याद है ना पहले जो फ्रिक्वेंसी थी वो पहले फ्रिक्वेंसी आपके पास कम थी, आपका फोटोन आके इलेक्ट्रॉन से टकराया था, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया था। जबकि बाद में फ्रिक्वेंसी क्या हो गई थी, सॉरी पहले फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, बाद में फ्रिक्वेंसी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। यानी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये देखो ना पहले वाले भाई, पहले वाले की एनर्जी का मैंने बताया था, एनर्जी का फ्रिक्वेंसी से रिलेशन डायरेक्ट, क्योंकि पहले एनर्जी ज़्यादा थी तो एनर्जी ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा, बाद में एनर्जी कम हो गई थी, ऐसे ही हुआ था ना, बाद में एनर्जी कम हो गई थी क्योंकि उसने अपनी कुछ एनर्जी फोटोन को दे दी, बाद में एनर्जी कम हुई, तो एनर्जी कम हुई तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी भी क्या हुई, कम हुई। यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन डिक्रीजेस आफ्टर कॉम्पटन इफेक्ट, डिक्रीज हो जाएगी। यानी करेक्ट जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस बात से याद रखो कि भाई पहले एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा, बाद में एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू, ये भी आप तमाम लोग जवाब दे सकते थे इस एमसीक्यू का। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू आप तमाम लोग की स्क्रीन पे मौजूद है। मेरे ख्याल में इस एमसीक्यू का भी आप तमाम लोग जवाब दे सकते हैं। जल्दी से आप तमाम लोग एमसीक्यू को पढ़िए ताकि मैं इस एमसीक्यू को आप तमाम लोग को समझा दूँ।
इस एमसीक्यू अगर पढ़ा जाए तो एमसीक्यू में आपसे बोला इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस यानी कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द स्कैटर्ड फोटोन का मतलब वो फोटोन जो टकरा के गया है, सही, जो फोटोन टकरा के गया। तो याद है ना, अगर मैं फोटोन चलो आपको बना के दिखाऊँ, ये पहला वाला फोटोन और ये बाद वाला फोटोन। तो याद है पहले वाले फोटोन को आप बोलते हो इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आके टकराया, और बाद वाले जो टकरा के गया है उस फोटोन को आप बोलते हो कौन सा फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन का मतलब क्या है, जो टकरा मतलब स्कैटर्ड हो गया, टकरा के गया। तो याद है ना, पहले वाले फोटोन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, बाद वाले फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। यानी स्कैटर्ड फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, कम होती है। अब देखो स्कैटर्ड फोटोन हैज़ अ फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन है ज़रा पढ़ो, फ्रिक्वेंसी लेस देन ऑफ दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। यानी जो फोटोन टकरा के गया है, जो स्कैटर्ड हुआ है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है उस फोटोन से जो कौन सा फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन है। तो इस यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, यानी स्कैटर्ड फोटोन हैज अ फ्रिक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो ये कुछ एमसीक्यूज से कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड, मेरे ख्याल में आप तमाम लोग को ये एमसीक्यूज क्लियर होंगे। इन एमसीक्यूज को देखने के बाद अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है क्या, थोड़ी सी मैं अपनी बात क्लियर करूँ तो कुछ थ्योरेटिकल बात लिखी है, पहले थ्योरेटिकल बात भी मैं आपको बताऊं। 1924 लॉइस डी ब्रॉगली अ फ्रेंच फिजिक्स गिव्स एन आइडिया ऑफ डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल की डुअल नेचर के बारे में उसने बात करी थी कि पार्टिकल में डुअल नेचर होती है, यानी वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। इस बात को 1927 के अंदर डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट के नेम्स हैं, इन्होंने इस आइडिया को कंफर्म किया था विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अंदर सबसे पहले तो दो थियोरेटिकल पॉइंट आप अपने जहन में रखना कि भाई सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो इस साइंटिस्ट ने दिया था इस एयर के अंदर, एयर ना भी याद करो लेकिन ये पता होना चाहिए कि किसने सबसे पहले आइडिया दिया और किसने को बात को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। अब ये बात है क्या, तो ये बात ज़रा स्टेटमेंट पढ़ेगा। इसने स्टेटमेंट क्या दी थी, स्टेटमेंट इसने दी थी कि एवरी मूविंग बॉडी विल एसोसिएट अ वेव हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब देखो अगर कोई पार्टिकल है, सपोज करो ये पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल मूव करेगा तो मूव करने की वजह से कुछ ना कुछ क्या इमिट करेगा, वेव इमिट करेगा। ये इसने नेचर अपनी प्रोड्यूस करी। यानी एवरी मूविंग, अब स्टेटमेंट पढ़ो ना ज़रा क्या लिखा हुआ है, एवरी मूविंग बॉडी विल एसोसिएट अ वेव, यानी हर मूविंग बॉडी अगर मूव करेगी तो वो किसी एक वेव से एसोसिएट करेगा, हुज वेवलेंथ इज इक्वल टू द, उसने वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया, तो वेवलेंथ यानी वेवलेंथ है तो मैंने लैम्डा लिखा, हुज वेवलेंथ इस इक्वल टू का सिंबल लगाया, इस इक्वल टू द, अच्छा आगे लिखा हुआ है रेशियो, रेशियो का मतलब दो चीज़ों को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किस किस को डिवाइड करना है, तो उसने आपसे बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का मतलब हो गया h, और नीचे लिखा हुआ है टू द मोमेंटम, यानी नीचे आ गया आपके पास कौन, p आ गया, यानी लैम्डा का फॉर्मूला बन गया लैम्डा इस इक्वल टू h अपॉन p। ये रहा मेरे पास फॉर्मूला, लैम्डा इस इक्वल टू h अपॉन p, यानी वेवलेंथ इस इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट टू द मोमेंटम। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया इसका। अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले पे अगर आप गौर करो, ये फॉर्मूले की अगर आपने बात कर ली, लैम्डा इस इक्वल टू एच अपॉन पी। अच्छा ये फॉर्मूला आप सोच रहे हो कि ड्राइव कैसे हुआ, तो बेटा डेरिवेशन आपको एप्टीट्यूड में करने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन बड़ी सिंपल सी है, मैं भी आपको डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन में आपको अभी टाइम वेस्ट होगा कि फॉर्मूला आया कैसे, लैम्डा इस इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए हो तो आप मुझसे मैसेज करके मांग सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा, बड़ी सिंपल से आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। अच्छा इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना आना चाहिए, लैम्डा इस इक्वल टू एच अपॉन पी। एच तो आपको पता है सर, ये एच है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और नीचे P है मेरे पास मोमेंटम। अच्छा जी, अब इसको ज़रा इस्तेमाल करना चलो सीखते हैं। अब सबसे पहला एमसीक्यू आप तमाम लोग के सामने का आ रहा है, इस एमसीक्यू को देखिएगा और मुझे इसका जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा, इस एमसीक्यू का जवाब क्या हो सकता है जल्दी से। ये रहा एमसीक्यू मेरे पास। ओके, इस एमसीक्यू को देख के जवाब बताने आप लोगों को, इस एमसीक्यू का जवाब क्या हो सकता है करेक्ट। एमसीक्यू में आपसे बोला क्या भाई, ऑफ द फॉलोइंग द वन विच हैज़ द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द सेम स्पीड। अच्छा जी, अब देखो लैम्डा का जो फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, सही है। अब मोमेंटम को अगर ओपन करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। उसने बोला भाई इनमें से सबकी जो स्पीड है ना वो सेम स्पीड है, यानी स्पीड जो है सेम है। अब देखो इसमें से किस किस को एलिमिनेट कर दो,
एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट कर दो, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, इसको भी एलिमिनेट कर दो। यानी वेवलेंथ और मास का जो रिलेशन आ रहा है वो रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्स रिलेशन। भाई क्योंकि एच तो कांस्टेंट था, इसको आपने हटा दिया, और स्पीड भी उसने बोल दिया भाई सबकी स्पीड सेम है, तो आपने वी भी हटा दिया, तो लैम्डा और मास का रिलेशन कैसा हो गया, इनवर्स हो गया। अब उसने बोला भाई जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ होनी चाहिए लार्जेस्ट वेवलेंथ। लार्जेस्ट वेवलेंथ का मतलब वेवलेंथ ज़्यादा से ज़्यादा। आप बोलेंगे सर अरे सर वेवलेंथ अगर होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो मास है वो मास होना चाहिए कम से कम। ऐसी है ना भाई, आप तमाम लोग के सामने बात नज़र आ रही है कि वेवलेंथ होनी चाहिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मास हो आपके पास क्या, कम से कम। अब देखो सबसे कम मास किसका होता है इसमें से, तो आपको ये बात पता होगी भाई इन सब में जो लाइटेस्ट होता है ऑक्सीजन एटम तो बहुत हैवी है, क्योंकि इसके अंदर तो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, अल्फा पार्टिकल में भी सब होता है, या तो प्रोटॉन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है भाई, बेसिक नॉलेज सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, सबसे जो लाइटेस्ट पार्टिकल है वो लाइटेस्ट पार्टिकल हमारे पास कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इस एमसीक्यू का जो करेक्ट जवाब है वो करेक्ट जवाब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और एमसीक्यू आप लोगों से शेयर करते हैं। इस एमसीक्यू को देख के इसका जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका जवाब क्या हो सकता है। अच्छा ये जो नज़र आ रहा है ना, ये 10 की पावर -6 लिखा हुआ है, मतलब ये 10 की पावर -6 है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप तमाम लोग। इस एमसीक्यू को पढ़िए और जवाब बताने की कोशिश कीजिएगा, कि जवाब खुद सॉल्व कीजिए अपने पास कि इसका जवाब क्या हो सकता है। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सवाल को देखते हैं, सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो सवाल में आपसे बोला गया पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम, तो आपने लिखा सर मास इज इक्वल टू 5 मिलीग्राम। अब सबसे पहली चीज़ तो देखो मास जो है मिलीग्राम में दिया हुआ है, मास कभी भी मिलीग्राम में नहीं चाहिए होता, मास चाहिए होता है किलोग्राम में। तो मिलीग्राम से किलोग्राम में जाने का जो शॉर्ट तरीका है वो ये है कि आप लगा दीजिए आगे 10 की पावर -6, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किससे, मिलीग्राम से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोग्राम में। तो इसको कन्वर्ट करने का डायरेक्ट मैंने आपको तरीका बता दिया, नहीं मिली हटा के मिली की जगह पे आप किलो में जाने के लिए 10 की पावर -6 लिख दोगे। अच्छा विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आपको दे रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपसे मांग रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी क्या निकाल के दिखा दो, लैम्डा निकाल के दिखा दो। अच्छा जी आप बोलेंगे सर फॉर्मूला तो हमें पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, की जगह पे हमने रख दिया कौन, एम वी। वैल्यूज़ को पुट किया, एच की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 6.63 एक्सपोनेंशियल -34। आप बोलेंगे सर ओके आप आगे बढ़िए, मास की जगह पे आ जाएगा सर मेरे पास 5 एक्सपोनेंशियल -6, और वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 2। अब देखो एक कैलकुलेशन विदाउट, ये कैलकुलेशन आप करोगे विदाउट कैलकुलेटर, बड़े आसान आसान सी कैलकुलेशन मैंने अपने सवालात में चूज़ करी हुई है कि आप लोग बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सकते हो। ये देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 2 से नीचे करोगे तो हो जाएगा 10, और ऊपर बन जाएगा 10 की पावर -6। अच्छा जी आप बोलेंगे सर वेरी गुड। अब देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 है ना, तो ऊपर तो रहेगा 6.63 एक्सपोनेंशियल -34, नीचे लिखा हुआ है 10 एक्सपोनेंशियल -6। डेसिमल को एक दफ़ा पीछे लेकर आओगे तो बन जाएगा 1 एक्सपोनेंशियल -5, क्योंकि आप डेसिमल को लिख सकते हो। अब देखो 10 की पावर -5 को आप ऊपर लेकर आ गए, 10 की पावर -5 को अगर आप ऊपर लेकर आओगे कैलकुलेशन, चलो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 ऐसे लिखा हुआ था, 1 से आप डिवाइड करोगे तो वो तो सेम रहेगा, और ये 10 की पावर -5 ऊपर आएगा तो 10 की पावर +5। अब देखो -5 और -34 और +5, अगर आप गौर से इसको देखो तो ये नज़र आ रहा है आपको -34, और ये नज़र आ रहा है आपको कौन, 5 नज़र आ रहा है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो जवाब आ जाएगा मेरे पास क्या, 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस का 29, यानी जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, उम्मीद करते हैं तमाम लोग को ये सवाल क्लियर होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये सेकेंड एमसीक्यू हम लोगों ने सॉल्व किया। इस सेकेंड एमसीक्यू को देखने के बाद इसका थर्ड एमसीक्यू एक और मेरे पास मौजूद है, इस एमसीक्यू को भी देखते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एमसीक्यू में आपसे बोला गया भाई अ पार्टिकल ऑफ मास 10 एक्सपोनेंशियल -31 kg, आपने लिखा मास यानी m इज इक्वल टू 10 की पावर -31 kg, मास मिल गया आपको। विद अ स्पीड ऑफ 10 एक्सपोनेंशियल 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आपको मिल गई 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल इज डैश, यानी वेवलेंथ निकाल के दिखा दीजिए। अब देखो फॉर्मूला मेरे पास है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहाँ पहुँच के अब मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, ज़रा देखिएगा तमाम लोग, मैंने वैल्यूज़ को पुट करना शुरू किया। एच की जगह पे वैल्यू रखी 6.63 एक्सपोनेंशियल -34, नीचे लिखा हुआ है मास और वेलोसिटी। तो देखो मास की जो वैल्यू है, मास की वैल्यू लिखी हुई है 10 की पावर -31, और वेलोसिटी की वैल्यू लिखी हुई है 10 की पावर 5।
वैल्यूज़ को आप लोगों ने पुट किया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सारी 10 की पावर्स नज़र आनी, 10 की पावर को आप एडजस्ट कीजिए। ये देखिए 10 की पावर -34, ये ऊपर आ जाएगा 10 की पावर +31 और 10 की पावर -5। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लो। सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे, -34 +31 तो बच जाएगा आपके पास -5, और -5 -3 बन जाएगा 10 की पावर -8, यानी 6.63 एक्सपोनेंशियल -8 इसका जवाब होना चाहिए। यानी करेक्ट जवाब जो होना चाहिए इस एमसीक्यू का, वो एमसीक्यू का करेक्ट जवाब आपके पास बन जाएगा। मैंने इस एमसीक्यू का करेक्ट जवाब लिखा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के हमने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया। इन एमसीक्यू को सॉल्व करने के बाद अगले टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक ज़रा देखिएगा। आप देखो, आपका एक फोटोन मूव करता हुआ आ रहा था। इस एनिमेशन को ज़रा देखिएगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया। एनिमेशन मैंने आपके सामने दिखाई, दोबारा इस एनिमेशन को देखते हैं। ओके, आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक फोटोन मूव करता हुआ आ रहा था, फोटोन मूव करता हुआ आया, जैसे ही उसके करीब एक न्यूक्लियस आया, यानी आपने उस फोटोन को न्यूक्लियस की मदद से रोकने की कोशिश करी, तो वो जो फोटोन था वो फोटोन ब्रेक हो गया। ये देखो ना, दोबारा आपके सामने क्या हुआ। अब ये देखो, फोटोन मूव करता हुआ आया, जैसे ही सामने न्यूक्लियस आया, ये न्यूक्लियस ने इसे स्टॉप किया और ये दो चीज़ों में ब्रेक हो गया, यानी पेयर में ब्रेक हुआ। इस प्रोसेस को आप बोलते हो पेयर प्रोडक्शन। अब आप सोचो कि सर ये पेयर प्रोडक्शन है क्या, पेयर प्रोडक्शन के बारे में बताइए। तो भाई, पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ कि अगर आप न्यूक्लियस को स्टॉप करते हो, स्ट्रॉन्ग आपके पास मतलब स्ट्रॉन्ग आपके पास न्यूक्लियर फील्ड है, इसकी मदद से अगर आप स्टॉप करते हो तो दो चीज़ों में ब्रेक हो जाता है। अब ये दो चीज़ें हैं क्या, तो सबसे पहले नेगेटिव देखो, तो नेगेटिव तो आपको नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव कहलाता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन। जबकि आप ये पॉजिटिव देख रहे हो तो पॉजिटिव कहलाता है मेरे पास कौन, पॉजिट्रॉन कहलाता है। यानी नेगेटिव कहलाता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कहलाता है आपके पास क्या, पॉजिट्रॉन कहलाता है। आप बोलेंगे सर पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। पहले इसके बारे में ज़रा देखिएगा। 1932 के अंदर एंडरसन स्टडी द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास बाय स्टॉपिंग अ फोटोन विद द हेल्प ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ न्यूक्लियर। ये देखो ना, आपके पास फोटोन था, फोटोन का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये मेरे पास है एनर्जी, आपने इसको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मतलब है कि आपने मास में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये एनर्जी को कन्वर्जन है किसके अंदर, मास के अंदर। सबसे पहले जिसने काम किया उसके बारे में लिखा। अब इसके बारे में स्टेटमेंट लिखिए, ज़रा इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट में आपके पास लिखा हुआ है, एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इफ़ वी मे टू स्टॉप अ फोटोन विद द हेल्प ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, यानी अगर आप किसी फोटोन को रोकते हैं हैवी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस की मदद से, देन इट डिस्ट्रॉय एंड प्रोड्यूस, यानी वो फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, यानी दो चीज़ों का पेयर प्रोड्यूस करेगा। उसने पेयर को बताया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर। दिस फिनोमिना इन विच अ फोटोन प्रोड्यूस टू पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। इस प्रोसेस को आप बोलते हो पेयर प्रोडक्शन या फिर मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि आप एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर रहे हो। अच्छा, पॉजिट्रॉन है क्या, पॉजिट्रॉन सेम मटेरियल है जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसका मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है। यानी जो मास इलेक्ट्रॉन का होता है वही मास होता है पॉजिट्रॉन का, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है वही चार्ज होता है किसका, आपके पास पॉजिट्रॉन का। यानी दोनों की जो मास हैं, दोनों के मास भी सेम है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और दोनों के जो चार्ज हैं वो चार्ज भी क्या है, सेम है, बस नेचर का फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव। यानी दोनों के चार्जेस में फ़र्क है, एक का चार्ज नेगेटिव है और एक का चार्ज आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है। आप बोलेंगे चले सर सही है, आगे बढ़िए। तो अब मैं इसकी आपको कंडीशन बताऊं ज़रा। इसकी कंडीशन है कि एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन 2m0c²। मीन्स अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन भी है, आपके पास एक पॉजिट्रॉन भी है। भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, E = mc²। क्योंकि एक पॉजिट्रॉन है तो एक उसका मास होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास होगा। तो दोनों के मास के लिए आपने लिखा कि कंडीशन जो है एनर्जी की वो होनी चाहिए क्या, ग्रेटर देन या इक्वल, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू m0c²। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, यानी एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2m0c²। अच्छा, अब इसकी जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आप मास की वैल्यू रखोगे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आप याद रखो। यानी जो वैल्यू आ रही है वैल्यू क्या आ रही है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम जो आपको फोटोन इस्तेमाल करना है, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी होनी चाहिए आपके पास कितनी, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम का फोटोन इस्तेमाल करोगे तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा।
आप बोलेंगे चलें सर सही है, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। इसी बात को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। यानी मैंने एनर्जी के बारे में बता दिया 2m0c², मैंने उसकी वैल्यू आपको बता दी। अच्छा, ये इसकी इक्वेशन है कि आपने 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तो दे दी। अब जो एनर्जी बच गई वो एनर्जी इस्तेमाल होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। क्योंकि जब ये बन गए तो ये मूव भी तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन भी किसी, पॉजिट्रॉन भी किसी डायरेक्शन में जाता है, इलेक्ट्रॉन भी किसी डायरेक्शन में जाता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है। तो मूव करने के लिए इसको एनर्जी भी चाहिए। तो अब वो जो आप एनर्जी दोगे, यानी आप जो फोटोन इस्तेमाल कर रहे हो, वो एनर्जी तीन चीज़ों में इस्तेमाल होगी। पहली तो एनर्जी इस्तेमाल हो गई उसको पेयर प्रोडक्शन बनाने में, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाने में। उसके बाद बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो इसको मूव कराने में इस्तेमाल होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। ये तीसरी इसकी इक्वेशन याद रखिएगा। कोई अगर एमसीक्यू इससे रिलेटेड आए तो आप एमसीक्यू बड़ी आसानी से इसका सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब मेरे पास ये पॉजिट्रॉन था, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था। तो ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन दोनों को मैं वापसी, यानी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ मेरे पास मौजूद है पॉजिट्रॉन, एक तरफ मेरे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मैं करीब लेकर आया। जब इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो कंबाइन करने की वजह से अब देखो, जब इनको कंबाइन किया तो अब आपको दो फोटोन मिल गए। यानी आप मास को वापसी एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को लेकर आए, दोनों कंबाइन हुए और आपको क्या मिले, फोटोन मिले। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इस प्रोसेस को बोलते हो एनाहिलेशन। एनाहिलेशन का मतलब क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को कन्वर्ट कर दो किसमें, टू आइडेंटिकल फोटोन में। यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पेयर को अगर आप कन्वर्ट कर दो किसमें, टू आइडेंटिकल फोटोन में, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो क्या, एनाहिलेशन बोलते हो। और एनाहिलेशन है क्या, अब ये इसके बारे में अल्फाज लिखा हुआ, अल्फाज जल्दी से इसके अल्फाज पढ़ लीजिए। क्या अल्फाज लिखे हुए, अल्फाज में आपसे बोला गया भाई, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन विद ईच अदर, यानी अगर दोनों कंबाइन करें एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन विद ईच अदर, देन दे डिस्ट्रॉयड एंड प्रोड्यूस टू फोटॉन्स ऑफ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। यानी दो फोटॉन प्रोवाइड करते हैं और दोनों की जो वैल्यू है, वैल्यू होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि याद है ना 1.02 रिक्वायर्ड होते थे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बनाने के लिए। अब क्योंकि दो फोटॉन मिल रहे हैं तो आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो हर एक फोटॉन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये भी होगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और ये भी होगा मेरे पास कितना, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो दोनों की मैंने वैल्यू लिख के दिखा दी। अच्छा, दोनों फोटॉन जो प्रोड्यूस होते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके जाते हैं। यानी अगर ये मूव कर रहा है राइट पे तो ये मूव करते हुए जाएगा लेफ्ट साइड पे। अच्छा जी, अब इसके एक एमसीक्यू आपके सामने नज़र आ रहा है, द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन प्रोसेस। किस प्रोसेस में मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है, यानी आप एनर्जी को कन्वर्ट करते हो किस में, मास में। तो आप बोलेंगे सर, अरे सर ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सा है, पेयर प्रोडक्शन का। यानी एनर्जी से मास कन्वर्ट होगा किस में, पेयर प्रोडक्शन में। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, मैं आपसे बोलूँ नहीं, मास को कन्वर्ट करो किस में, एनर्जी में। यानी अगर आपको बोला कि भाई मास को कन्वर्ट करो एनर्जी में, तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कहलाता है आपके पास क्या, एनाहिलेशन। यानी एनर्जी को मास में करना है तो पेयर प्रोडक्शन, और मास को एनर्जी में करना है तो क्या है, एनाहिलेशन है। अच्छा जी, अब जो मेरे पास लास्ट टॉपिक है, वो लास्ट टॉपिक रह गया मेरे पास हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों ने फर्स्ट से केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ज़्यादा डेप्थ में बात नहीं करूँगा, कुछ बस मुझे इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले बताने हैं। पेपर में एमसीक्यू में ज़्यादा आता नहीं है ये, कि मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी फाइंड साइमल्टेनियसली विद प्रॉपर एक्यूरेसी। ये इसने एक अनसर्टेनिटी बताई थी। अनसर्टेनिटी की प्रिंसिपल की बात करूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा कि कैसे पता चला था, क्या हुआ था। इसने इसके दो फॉर्मूले दिए थे। पहला फॉर्मूला दिया था द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब है दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना। सही, किस किस को मल्टीप्लाई करने को बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी को यहाँ पे डेल्टा से लिखा हुआ है, यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यानी फॉर्मूला इसने बताया था कि भाई अनसर्टेनिटी इन यानी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये छोटी छोटी सी जो स्टेटमेंट है ना, इन स्टेटमेंट को याद रखो ना, यही स्टेटमेंट आप लोग के लिए इनफ है। आपके एमसीक्यूज आएंगे तो आप इजीली उसको डील कर लो, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा कोई खास जाएगा नहीं। सेकंड फॉर्मूला लिखा हुआ है एनर्जी और टाइम। तो आप देखो, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये एक लेक्चर था, चैप्टर नंबर 17 आपका यहाँ पहुँच के कंप्लीट हुआ।
तकरीबन सारे टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा लिए चैप्टर नंबर 17 में, काफ़ी डेप्थ के अंदर चैप्टर नंबर 17 पढ़ाया है। यहाँ पहुँच के चैप्टर नंबर 17 आप लोगों को कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किए चैप्टर नंबर 17 के, आप तमाम लोग के लिए लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग को ये लेक्चर क्लियर होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम हो इन लेक्चर से मुतालिक तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं आप तमाम लोग को जवाब दे दूँगा, फिर नहीं हूँ तो आप समझ जाइएगा कि सर जवाब नहीं दे रहे। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैरियत से होंगे, खैरियत आप उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैरियत से रहेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तैयारी करेंगे। तमाम लोग को बेस्ट ऑफ लक अपने अपने टेस्ट की तैयारी के लिए। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।